सबके आगे बढ़े कदम। जीवन पुष्प चढ़ाने निकले माता के चरणों में हम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। राष्ट्र गौरव के इस एपिसोड में, इस अंक में हम बातचीत करते हैं स्वदेशी से कैसे ताकतवर भारत बन सकता है, शक्तिशाली भारत बन सकता है, कैसे एक व्यक्ति स्वदेशी के बल पर पूरे देश को खड़ा कर सकता है, किस प्रकार से भारत पिछड़े देशों से, विकासशील देशों से विकसित देशों की पंक्ति में आ सकता है। आज के एपिसोड में हम इस बात के बारे में बातचीत करने वाले हैं। हम आज बात करते हैं भारत कैसे परमाणु ताकत बना, परमाणु शक्ति संपन्न भारत कैसे बना, आज कैसे भारत K4 के नाम से, ब्रह्मोस के नाम से, अग्नि के नाम से मिसाइल बना रहा है, किस प्रकार से आज भारत ने वो तकनीकी दक्षता हासिल कर ली है कि वो उड़ते हुए धरती से 300 किलोमीटर ऊपर के सैटेलाइट को भी मार सकता है। ये सारा भारत के अंदर, ये सारी ताकत, ये शक्ति, ये स्वावलंबन, ये पराक्रम, ये उन्नत तकनीक कहाँ से आई? क्या किसी विदेशी लोगों ने दया करके ये हमें दी, या हमारे देश की मेधा ने, देश की शक्ति ने, देश के ब्रेन की पावर ने इसको डेवलप किया? आज के अंक में हम इसके बारे में बातचीत करने वाले हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। हम आज बहुत कृतज्ञता के साथ स्मरण करते हैं डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जी को। आज़ादी से पहले के समय में मैं आपको ले जाना चाहता हूं। 1939 से लेकर 1944 तक का वो समय, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। उस सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले इस देश में एक छोटा सा समुदाय है जिसको पारसी समुदाय कहा जाता है। 1200-1300 साल पहले आज का जो ईरान है, उस ईरान से कुछ लोग शरण मांगने के लिए, पारसी समुदाय के लोग शरण मांगने के लिए भारत में आए। गुजरात के तट पर 800 से 900 की संख्या में जहाज़ों में भरकर किसी प्रकार से जान बचाते हुए वहाँ पर पहुँचे। वहाँ के राजा से उन्होंने कहा कि हमें शरण दे दी जाए। भरे दरबार में वो खड़ा थे। राजा ने ना हाँ की ना की, उन्होंने संकेत दिया। एक दूध का पात्र मंगवाया, पात्र पूरा भरा हुआ था। उन्होंने कहा था कि जैसे दूध के पात्र ये पूरा भरा हुआ है, वैसे ही हमारे राज्य में कोई स्थान नहीं है। पारसी समुदाय किस प्रकार से, कितना घुलनशील, व्यवहार कुशल था। उन्होंने उस दूध के अंदर से चीनी डाली और चीनी डालकर ये कहा कि जैसे दूध के अंदर शक्कर घुल जाती है, ऐसे ही हम घुलकर रहेंगे। हम जो आपकी प्रजा है उसके बीच में अपना स्थान बना लेंगे। उस पारसी समुदाय को, जो आज देश का सबसे अल्पसंख्यक समुदाय है और जिसने देश की तरक्की में, देश की उन्नति में एक बड़ा योगदान दिया, जैसे देश के मूल निवासी देश को अपना मानते हैं, वैसे ही पारसी समुदाय ने देश को अपना लिया और लगभग 50,000 की आबादी के पारसी समुदाय की देश की जीडीपी में योगदान की बात करें, देश को शक्तिशाली बनाने में, स्वावलंबी बनाने में योगदान की बात करें, तो वो बहुत बड़ा है। इसी पारसी समुदाय में से एक नाम आपने जरूर सुना होगा स्वदेशी के रास्ते पर, जिसने भारत को बड़ा किया, भारत को खड़ा किया, टाटा का, टाटा ग्रुप। जमशेदजी टाटा, नुशेरवानी जी टाटा। और ये जो टाटा की परंपरा है, ये परंपरा देश को खड़ा करने की परंपरा है। इस टाटा ग्रुप की स्थापना पारसी परिवार द्वारा की गई। और इसके साथ आगे हम बढ़ते हैं तो जनरल सैम मानेकशॉ, वो पारसी परिवार से थे। और तीसरा नाम जिन्होंने भारत को परमाणु के क्षेत्र में, जिनको फादर ऑफ न्यूक्लियर साइंस कहा जाता है, उस फादर ऑफ न्यूक्लियर साइंस डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को आज हम याद करते हैं। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का जन्म एक पारसी परिवार में हुआ। पारसी परिवार में जन्म हुआ। उनके पिताजी बहुत धनाढ्य थे। उनका सपना था कि मेरा बेटा इंजीनियर बने। ये वो समय था 1925-30 का समय, जब इंजीनियर होते नहीं थे। नया नया टाटा का स्टील का कारखाना लगा था। इंजीनियरिंग की पढ़ाई विदेशों से होती थी। तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के पिताजी ने एक सपना देखा कि मेरा बेटा इंजीनियर बने। पढ़ाई में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा शुरू से बहुत मेधावी थे। पिता के सपनों का सम्मान करने के लिए उन्होंने विदेश में जाकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। इंजीनियरिंग की परीक्षा को पास करके फिर उन्होंने कहा कि आपने आदेश दिया तो मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर ली, लेकिन अब मैं फिजिक्स पढ़ना चाहता हूँ। बचपन में वो तारों को देखते रहते थे, आसमान को देखते रहते थे। उनका सपना फिजिक्स पढ़ने का था। जैसे पुराने ज़माने में भारत में आर्यभट्ट जैसे
वाराह मिहिर जैसे साइंटिस्ट हुए हैं, वैसे ही साइंटिस्ट ने ऐसा लगता था कि दोबारा जन्म लिया है, तो उन्होंने फिर अपने पिताजी से कहा कि मुझे साइंटिस्ट बनना है, वैज्ञानिक बनना है। इंजीनियरिंग मैंने कर ली है, लेकिन अब मैं विज्ञान पढ़ना चाहता हूँ, विज्ञान की पढ़ाई की। और आज़ादी से पहले सेकेंड वर्ल्ड वार के समय जब ये ऐसा समय बना कि अब भारत आज़ाद होने वाला है, तो वो अपने देश आज भारत के अंदर आ गए। भारत के अंदर आकर उन्होंने भारत के युवाओं को खड़ा करने के लिए, जगाने के लिए, विज्ञान की अलख जगाने के लिए प्रयास प्रारंभ किए। 1995 से ही उन्होंने टाटा के सहयोग से, जब उन्होंने देखा कि जो अंग्रेजों का काल है, अंग्रेजों ने भारत की शिक्षा व्यवस्था को ऐसा बना दिया है कि उस शिक्षा व्यवस्था से केवल क्लर्क निकलें, उस शिक्षा व्यवस्था से वैज्ञानिक ना निकलें, उस शिक्षा व्यवस्था से किसी प्रकार की तकनीकी ना निकले, किसी प्रकार का स्वावलंबन ना निकले। वो शिक्षा व्यवस्था अंग्रेजों की ऐसी थी जो भारत को केवल मानसिक तौर पर गुलाम बनाना चाहती थी। तो डॉक्टर भाभा ने इस बात को गहराई से अनुभव किया और उन्होंने एक सपना देखा कि हमें भारत के पिछड़ेपन को दूर करना है, गरीबी को दूर करना है, आज़ाद भारत को स्वावलंबन के रास्ते पर लेकर जाना है, विकसित देश बनाना है, भारत की ऊर्जा की, एनर्जी की ज़रूरतों को पूरा करना है, भारत के अंतिम व्यक्ति तक हमें पानी पहुंचाना है, बिजली पहुंचानी है, विकास के पहिए पर भारत को सवार करना है। गुलाम भारत में जो संभव नहीं था, आज़ाद भारत में वो करना है। तो वो उनका सपना था। और उस समय तक अंग्रेजों ने, देखिए, दिखावे के लिए रेल लाइन बनाई थी। उसके बारे में कुछ लोग कहते हैं कि अंग्रेजों ने भारत का डेवलपमेंट किया था। अंग्रेजों ने भारत का डेवलपमेंट नहीं किया। अंग्रेजों ने कोई विज्ञान की संस्था भारत में स्थापित नहीं की। डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय ने विज्ञान के क्षेत्र में बड़ा काम किया। दूसरा काम 1945 में जब डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने सपना देखा कि भारत को विकसित बनाना है, तो उन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल की स्थापना की। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की जो स्थापना की गई, अब उसके लिए धन कहाँ से आए, तो उसके लिए एक स्वदेशी कंपनी सामने आई। टाटा ग्रुप ने उसको फाइनेंस किया, उसके लिए धन उपलब्ध करवाया और पहला विज्ञान का इंस्टीट्यूट 1945 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च बनाया गया। अब इसके ऊपर भारत का पूरा विज्ञान चलता है। आपने पिछले साल देखा होगा, पिछले दिनों के भारत के इसरो ने चंद्रयान 2 लॉन्च किया था। भारत मंगलयान लॉन्च कर रहा है। भारत दूसरे देशों के सैटेलाइट छोड़ रहा है। भारत आज, यदि हम स्पेस साइंस की बात की जाए, तो भारत विकसित देशों के बीच में खड़ा है। भारत केवल अपने सैटेलाइट नहीं छोड़ता, दूसरे देशों के सैटेलाइट छोड़ने का काम भी करता है। पूरी दुनिया में कितने ऐसे देश हैं जिनके खुद के सैटेलाइट हैं, और सैटेलाइट लॉन्च टेक्नोलॉजी कितने देशों के पास है, तो इसकी हम बात करें तो वो उंगलियों पर गिनने लायक देश हैं। कुछ 10 से 12 ऐसे देश हैं जो खुद के सैटेलाइट लॉन्च कर सकते हैं, जिनके पास खुद के सैटेलाइट हैं। तो भारत आज सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है। भारत आज न्यूक्लियर साइंस के क्षेत्र में, आज भारत सैटेलाइट स्पेस साइंस के क्षेत्र में, आज भारत मिसाइल के क्षेत्र में अगर स्वावलंबी बना है, तो उसके मूल में, उसकी नींव में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय, डॉक्टर सीवी रमन, डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर सेठना, डॉक्टर रमन्ना, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ये वैज्ञानिकों की पूरी पीढ़ी है। अब डॉक्टर भाभा जब भारत में आए और इन्होंने इंस्टीट्यूट की स्थापना की, और स्थापना कब की? आज़ादी से 2 साल पहले स्थापना कर दी। जैसे ही भारत आज़ाद हुआ, और जब अगस्त में आज़ादी दी गई, तो अगस्त से पहले जुलाई में वो कांग्रेस के नेताओं से मिलते हैं, कांग्रेस की लीडरशिप से मिलते हैं, और ये कहते हैं कि भारत तो आज़ाद होने वाला है, लेकिन आज़ाद भारत की ऊर्जा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमें भारत में न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू करना है। और देखिए, न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात डॉक्टर भाभा कब कर रहे हैं? 1945 में सबसे पहले परमाणु बम का नाम दुनिया ने सुना है। सबसे पहले नागासाकी के ऊपर 6 अगस्त को नागासाकी के ऊपर, 9 अगस्त को हिरोशिमा के ऊपर बम गिराया गया। पूरा जापान, जो पूरी दुनिया को जीतने का सपना देखता था जर्मनी के साथ मिलकर, हिटलर, मुसोलिनी, जर्मनी, जापान और इटली तीनों मिलकर पूरी दुनिया को विजेता बनने का सपना देखते थे, उनको एक झटके में धराशायी कर दिया। और वो जो परमाणु बम थे, वो बहुत छोटी कैपेसिटी के परमाणु बम थे। तो उस समय पहली बार परमाणु ऊर्जा का नाम, परमाणु बम का नाम दुनिया ने सुना था। और उसके 2 साल बाद डॉक्टर भाभा का विजन देखिए, उनकी दूरदृष्टि देखिए कि आने वाला समय परमाणु युग का समय है, हमें परमाणु के क्षेत्र में आज से काम करना शुरू करना है। तो डॉक्टर भाभा ने उस समय स्वदेशी के रास्ते पर चलते हुए, स्वावलंबन के रास्ते पर चलते हुए
परमाणु प्रोग्राम की नींव रखी। आज़ादी से 1 महीने पहले ही कांग्रेस की लीडरशिप से बात करके शुरू कर दी। और डॉक्टर भाभा का कद इतना बड़ा था, वो विदेशों में चाहते तो विदेशों में उनको नोबेल मिल सकता था। विदेश में यदि वो रहते तो विदेश में वो किसी भी बड़े इंस्टीट्यूट को हेड कर सकते थे। विदेशों में यदि वो रहते तो विदेशी व्यक्ति, विदेशी सरकारें उनकी प्रतिभा को पूरा सम्मान देने वाली थी। लेकिन डॉक्टर भाभा के मन में स्वदेशी के प्रति गहन समर्पण था, स्वावलंबन की भावना थी, देशभक्ति की भावना कूट कूट तक कर भरी हुई थी कि हमें तो अपनी मातृभूमि की, अपने देश की सेवा करनी है। इसलिए वो विदेशों के ऐशो आराम की जिंदगी को ठोकर मारकर भारत आ गए और भारत में उन्होंने सपना देखा था कि हमें भारत के परमाणु प्रोग्राम को आगे बढ़ाना है। अब डॉक्टर भाभा अकेले विदेश से वापस नहीं आए, उनके पीछे पीछे लगभग 200 से अधिक दूसरे साइंटिस्ट आए। आज़ादी के समय में उन्होंने कॉल दी, उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि आज देश को हमारी आवश्यकता है, हमें विदेशी धरती को, विदेशी संस्थाओं को, विदेशी सैलरी को, विदेशी ऐशो आराम को छोड़कर आज अपनी मातृभूमि की सेवा करनी है। हमारी मातृभूमि को आज़ाद करवाने के लिए, हमारे देश को आज़ाद करवाने के लिए लाखों शहीदों ने, क्रांतिकारियों ने अपनी आहुति दी है। तो उनके शहीदों के सपनों का भारत बनाने के लिए हमें देश में आना है। तो डॉक्टर भाभा के आह्वान के बाद डॉक्टर सेठना से लेकर ऐसे लगभग 200 से बड़े नाम हैं जिन्होंने भारत में आकर, भारत में हरित क्रांति का काम हो, भारत के अंदर चाहे बांध बनाने का काम हो, भारत के अंदर अलग अलग इंस्टीट्यूट को आगे ले जाने का काम हो, सार्वजनिक उपक्रम की BHEL से लेकर BSNL से लेकर ये जितनी संस्थाएं, जितने उपक्रम बाद में बने, इन सारे उपक्रमों की नींव में, इन क्षेत्रों में जो काम की शुरुआत करने की बात हो, वो उस समय डॉक्टर भाभा के नेतृत्व में शुरू हुई। और आज भारत की ताकत कितनी है आप देखते होंगे कि आज चाइना और भारत दोनों एक दूसरे के साथ सीमा विवाद के रूप में खड़े हैं। आज भारत ने इतनी शक्ति प्राप्त कर ली है। जब 1945 में टाटा इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई, 1962 में चीन ने भारत के ऊपर आक्रमण किया था। चीन के उस आक्रमण ने, उस समय भारत ने शक्ति के महत्व को समझा नहीं था। हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री अहिंसा में ज़्यादा यकीन करते थे, शांति के कबूतर उड़ाने में ज़्यादा उनका विश्वास था, पंचशील का सिद्धांत वो पूरी दुनिया को देना चाहते थे। उनको ऐसा लगता था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई, तो अब पूरी दुनिया में थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं हो सकती, अब कोई भी देश युद्ध नहीं करेगा, कोई देश किसी के ऊपर आक्रमण नहीं करेगा। और उनको ऐसा लगता था कि जब कोई देश किसी के ऊपर आक्रमण नहीं करेगा तो हमें तो किसी दूसरे देश के ऊपर आक्रमण करने की आवश्यकता है ही नहीं, और हमें आक्रमण करने की आवश्यकता नहीं है तो सेना की आवश्यकता नहीं है, सेना की आवश्यकता नहीं है तो सेना के लिए हथियार की आवश्यकता नहीं है। अंग्रेजों ने जो यहाँ पर आयुध डिपो बनाए हुए थे, जो DRDO बनाए हुए थे, डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई थी, जहां पर हथियार बनते थे, गोलियां बनती थी, गोले बनते थे, बंदूकें बनती थी, उनके अंदर उन्होंने एग्रीकल्चर इक्विपमेंट बनवाने शुरू कर दी। तो 1962 में जब युद्ध हारे तो डॉक्टर भाभा को भी झटका लगा। डॉक्टर भाभा भी मूल रूप से तो शांतिप्रिय व्यक्ति थे। ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के लिए परमाणु के ऊपर रिसर्च करने का काम चल रहे थे। तो 1962 के बाद फिर उन्होंने सोचना शुरू किया कि भारत कितने समय में परमाणु बम बना सकता है। ये वो समय था, इस समय की मैं याद करूं तो 1950 में सबसे पहले USA ने परमाणु बम बनाया, उसके बाद US के बाद UK ने परमाणु बम बनाया, उसके बाद फ्रांस ने बनाया, उसके बाद रूस ने बनाया, और रूस के बाद 1964 में चीन ने परमाणु बम बना लिया। तो 1962 के युद्ध में जब हम हारे और उसके बाद 1964 में डॉक्टर भाभा ने यह देखा कि हमारा दुश्मन देश, हमारा पड़ोसी देश जो सदा अपनी बाउंड्रीज को कैप्चर करके भारत के ऊपर कब्जा करने का सपना देखता है, भारत का DNA जिसके साथ मैच नहीं करता, जिसको भारत स्वाभाविक रूप से दुश्मन नजर आता है, उसने यदि परमाणु बम बना लिया है तो भारत के लिए एक बड़ा खतरा उत्पन्न हो चुका है। 1965 में फिर भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है। लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। 1965 के युद्ध में भारत पाकिस्तान को बुरी तरह से हराता है। पाकिस्तान के हारने के बाद ये स्थितियां स्पष्ट हो जाती हैं कि कोई भी देश शक्तिशाली तभी रहेगा और शांति तभी रह सकती है जब शक्ति का संतुलन हो। जब हम शक्तिशाली होंगे, हमारे पास परमाणु बम होगा, तो दूसरे देश भी हमारे साथ युद्ध करने में हिचकिचाएंगे। उनको पता होगा कि हमारे साथ युद्ध करेंगे तो दिक्कत आने वाली है। अब डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने 1965 में जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, डॉक्टर लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हो गई ताशकंद समझौते के साथ। उसके बाद 1966 में इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनी। 1966 में इंदिरा गांधी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद डॉक्टर भाभा ने ये कहना शुरू किया कि हम
6 महीने के अंदर, 8 महीने के अंदर परमाणु बम बना सकते हैं। रेडियो के ऊपर बोल दिया। अब जैसे उन्होंने रेडियो के ऊपर यह बोला कि हम 8 महीने के अंदर परमाणु बम बना सकते हैं, तो CIA डॉक्टर भाभा के पीछे पड़ गई। डॉक्टर भाभा के पीछे CIA पड़ गई तो CIA को यह लगा कि यदि भारत जैसे देश परमाणु बम बना लेंगे तो हमारी तो दादागिरी नहीं चलेगी, हम वर्ल्ड पावर नहीं रह पाएंगे, हम मिलिट्री लीडर नहीं रह पाएंगे, हम पूरी दुनिया को दबा नहीं पाएंगे। तो ये सारी चीज़ों के बीच में CIA ने एक गहरी साजिश की। वो साजिश क्या की? वो साजिश ऐसी साजिश की कि CIA ने डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा एक बार विदेश में स्विट्जरलैंड में किसी समिट में भाग लेने के लिए जा रहे थे। बहुत से परमाणु उस समिट में आने वाले थे। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का प्लेन जब स्विट्जरलैंड की आल्प्स की पहाड़ियों के ऊपर से गया तो अचानक उसके अंदर विस्फोट हो जाता है। उसका ब्लैक बॉक्स भी नहीं मिलता, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। और डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा उससे पहले ये बयान दे चुके होते हैं कि हम परमाणु बम बना सकते हैं। सार्वजनिक घोषणा से पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है और उस समय उनके प्लेन में अचानक विस्फोट हो जाता है। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि उनकी डेथ कैसे हुई। बाद में लगभग 20 साल बाद CIA के एक एजेंट ने एक इंटरव्यू देते हुए यह बताया कि डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के प्लेन में उसके कार्गो में बम लगाने का काम CIA द्वारा किया गया था, क्योंकि डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा यदि जीवित रहते तो भारत को परमाणु बम बनाने की तकनीक में उन्नत कर देते, परमाणु टेक्नोलॉजी भारत को मिल जाती और परमाणु टेक्नोलॉजी भारत को मिल जाती तो भारत एक मजबूत देश बन जाता। देखिए उस समय का हम भारत की बात करें तो उस समय के भारत को भारत ऐसा समझा जाता था जो 1947 में आज़ाद हुआ है, जिसकी करोड़ों में आबादी है और जिसकी आबादी के पास खाने के लिए गेहूं नहीं है। 1965 की बात मैं याद करूं तो 1965 में गेहूं खाने के लिए विदेश से आता था, USA से मंगवाना पड़ता था। भारत कोई डेवलप कंट्री नहीं था। अब यदि कोई छोटा सा देश परमाणु बम बनाने की बात करे तो USA जो भारत को स्वाभाविक रूप से अपना मित्र नहीं मानता था, उसकी आंख की किरकिरी बनना स्वाभाविक है। तो 1966 में यह हादसा हुआ। इस हादसे में बाद में ये कड़ियां खुल गई कि डॉक्टर भाभा की डेथ CIA के कहने से हुई है। CIA ने बम प्लांट करवाया था, इसकी सारी जानकारी बाहर आ गई। और ये हमारा परमाणु कार्यक्रम जो 1960 के दशक में पूरा होने वाला था, 1960 के दशक में पूरा नहीं हो पाया। इंदिरा गांधी जी ने प्रधानमंत्री बन चुकी थी, डॉक्टर भाभा मारे गए। डॉक्टर भाभा के जाने के बाद डॉक्टर विक्रम साराभाई को इस न्यूक्लियर एनर्जी के कमीशन की इस सारे प्रोजेक्ट की कमान संभलाई गई। एक दिन डॉक्टर विक्रम साराभाई के विशेष निमंत्रण पर हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी हमारे इंस्टीट्यूट में गई। वहां पर हमारे वैज्ञानिकों ने लकड़ी का मॉडल दिखाया कि ऐसे ऐसे परमाणु बम हम बना सकते हैं, आप यदि हमें आदेश दें तो। उस समय पाकिस्तान के साथ 1971 का युद्ध हो चुका था। 1972 की यह बात है। 1972 में फिर इंदिरा गांधी जी ने जब सारी स्थितियों को देखा तो उसने देखा कि भारत को परमाणु शक्ति संपन्न होना ही चाहिए। तो उन्होंने 1972 में यह आदेश दिया कि ठीक है, न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी की जाए। हमारे वैज्ञानिक न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी में लग गए और 1974 में सबसे पहले भारत ने परमाणु बम का परीक्षण किया, पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया, जिसका नाम रखा गया स्माइलिंग बुद्धा, बुद्ध मुस्कुराए। बुद्ध पूर्णिमा के दिन ये टेस्ट किया गया मई के महीने में। और ये टेस्ट करने के बाद भारत, जिसको पिछड़ा देश कहा जाता था, उस देश की कीमत अंतर्राष्ट्रीय लेवल के ऊपर बढ़ गई। पूरी दुनिया में भारत के वैज्ञानिकों की, भारत की मेधा शक्ति की, भारत के ज्ञान विज्ञान की कीमत बढ़ गई। पूरी दुनिया में भारत पिछड़े देशों से विकासशील देशों में प्रथम पंक्ति में और विकसित देशों की एक तरीके से दहलीज पर आकर खड़ा हो गया। तो एक बड़ा गौरव पूरी दुनिया में भारत को मिला। ये अलग बात है कि अमेरिका से लेकर जो दूसरे विश्व के देश थे, जो अपने आप को ये समझते थे कि सबसे शक्तिशाली, सबसे मेधाशाली, सबसे अधिक विकसित हम हैं, उनकी आंखों में किरकिरी लगी। उन्होंने सैंक्शन लगाने की तैयारी की, उन्होंने तरह तरह के प्रतिबंध लगाई। लेकिन हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी झुकी नहीं, रुकी नहीं। उन्होंने कहा कि भारत के पड़ोस में दुश्मन देश हैं और भारत को ये न्यूक्लियर टेस्ट किया है। ये न्यूक्लियर टेस्ट हमने बम बनाने के लिए नहीं किया है, ये न्यूक्लियर टेस्ट हमने शांति के लिए किया है, ताकि हम अपने भारत के एक बड़ा देश और उसकी ऊर्जा की जरूरतों को पूरा कर सकें। तो भारत ने उस समय डिक्लेयर कर दिया कि भारत किसी भी देश पर पहले परमाणु हमला नहीं करेगा। भारत
खुद अपने आप को सेल्फ रेगुलेट करेगा। भारत अपने परमाणु बम को, परमाणु तकनीक को किसी प्रकार से दुरुपयोग नहीं होने देगा और भारत उस किसी भी देश के ऊपर परमाणु बम का प्रयोग नहीं करेगा जो देश खुद परमाणु शक्ति संपन्न नहीं है। अब मैं आपको थोड़ा सा और पहले ले जाना चाहता हूं। देखिए इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कैसे भेदभाव होता है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। 1966 में जब डॉक्टर भाभा की डेथ हुई तो 1968 में इन जो सारे देश हैं इन्होंने एक संधि बनाई। जो 5 देश जिनके पास न्यूक्लियर पावर है, जिनके पास परमाणु बम है, यूएसए, यूके, फ्रांस, रूस और चीन, इन 5 देशों ने जो यूएन की, संयुक्त राष्ट्र संघ की सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर हैं, उन्होंने एक संधि बनाई 1968 में। वो संधि क्या कहती है? एनपीटी की संधि। वो संधि ये कहती है कि कोई भी देश इन 5 देशों को छोड़कर न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेगा। अब इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री होती हैं, वो कहती हैं ठीक है, हम आपकी संधि के ऊपर साइन करने के लिए तैयार हैं, हम न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन ये जो 5 देशों के पास हजारों की संख्या में परमाणु बम हैं और इन 5 देशों में से 4 देशों को तो चाहे छोड़ दीजिए, रूस के साथ भारत के संबंध अच्छे हैं, यूएस, यूके, फ्रांस से भारत को ज्यादा कुछ वास्ता पड़ता नहीं है, कोई सीमा विवाद नहीं है। लेकिन हमारे देश में तो चीन जैसा एक शत्रु देश है जो सीमाओं का अतिक्रमण करता है, जो तिब्बत को खा गया, जो लगातार झगड़ा करता है, जिसके हर देश के साथ सीमा विवाद है। ऐसे दुश्मन देश के पास यदि परमाणु बम है और वो अपने परमाणु बम को नष्ट नहीं करेगा तो किसी भी दिन वो हमें डिस्टर्ब कर सकता है। तो भारत ने उस संधि के ऊपर साइन करने से मना कर दिया। भारत ने कहा कि हम इस संधि के ऊपर साइन कर देंगे, हम शांति प्रिय देश हैं, लेकिन ये 5 देश जिनके पास परमाणु बम हैं वो भी सुनिश्चित करें कि वो अपने बम कब खत्म करेंगे। तो उन 5 देशों ने कहा कि हम किसी दुनिया के दूसरे देश को टेस्ट नहीं करने देंगे, लेकिन हम अपने बम को भी डिफ्यूज नहीं करेंगे, खत्म नहीं करेंगे। मतलब कि दादागिरी करते हुए कि हमारे पास तो बम है, हम तो रखेंगे, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति को, दूसरे देश को बम नहीं बनाने देंगे। तो भारत को यह संधि भेदभावपूर्ण लगी। 1968 के बाद से ही लगातार भारत ने इस संधि के ऊपर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। 3 देश ऐसे हैं जिन्होंने इस संधि के ऊपर हस्ताक्षर करने से मना किया, भारत, इजराइल और तीसरा देश नॉर्थ कोरिया। ये 3 देश ऐसे हैं जिन्होंने इस संधि को मानने से मना कर दिया। तो 1968 की ये संधि जिसमें भारत ने मना कर दिया, तो इस संधि के बाद भारत ने 1974 में परमाणु बम का परीक्षण किया। परमाणु बम का परीक्षण किया तो इन 5 देशों की, जिन्होंने एक तरीके से दादागिरी बनाई हुई थी कि परमाणु बम केवल हम बनाएंगे, हम रखेंगे, उनको झटका लगा। उन्होंने भारत को दबाने की, भारत को रोकने की कोशिश की, लेकिन भारत स्वदेशी के रास्ते पर चलता रहा, स्वावलंबन के रास्ते पर चलता रहा और न्यूक्लियर टेस्ट करके भारत की गरिमा, भारत का कद पूरी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बढ़ गया। अब एक टेस्ट किया गया, वो प्राइमरी टेस्ट था। उस टेस्ट से हमने न्यूक्लियर रिएक्शन कैसे होती है ये जांच कर ली, ये चीजें पता कर ली। लेकिन इस टेस्ट में भी अब परमाणु बम कैसे बनाना है, परमाणु बम का साइज कैसे तय करना है, उसको मिसाइल के ऊपर लॉन्च कैसे करना है, उसको हवाई जहाज के अंदर कैरी करके कहीं पर उसको डाला जा सके, ये टेस्ट करना अभी बाकी था। तो भारत के अंदर एक और सरकार आई जिनके पुरुषार्थ को हम नमन करते हैं, नरसिम्हा राव की सरकार। नरसिम्हा राव की सरकार ने 2 बड़े डिसीजन किए। एक तो 1995 में उन्होंने अपने देश की, अपने संसद में यह पारित किया था कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है। नरसिम्हा राव जी आज नहीं हैं, लेकिन आज हम उनको स्मरण करते हैं, उनको नमन करते हैं कि उन्होंने ये प्रस्ताव पारित किया संसद के अंदर कि पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है। और दूसरा, उन्होंने देश के वैज्ञानिकों को कहा कि तैयारी करो, दूसरा परमाणु बम का टेस्ट करना है। उन्होंने तैयारी करनी शुरू कर दी। लेकिन CIA 1974 का जो परमाणु बम का टेस्ट हुआ था, उसने अमेरिका की किरकिरी पूरी दुनिया में करवा दी। अमेरिका को पता नहीं लगा, CIA फेल हो गई। इन 5 देशों की जितने सीक्रेट सर्विस की एजेंसियां हैं वो भारत के स्वदेशी के प्रेम के आगे, स्वदेशी तकनीक के आगे फेल हो गई थी। तो अब 1974 के बाद पोखरण में यह परमाणु बम किया गया। CIA ने अपने 4 सैटेलाइट को केवल भारत दोबारा से परमाणु बम का परीक्षण ना करे उसके लिए लगा दिया। और ये 4 सैटेलाइट इतने ताकतवर होते थे कि लोग इसके बारे में बातचीत करते थे कि धरती के ऊपर कोई व्यक्ति यदि अपनी घड़ी के अंदर टाइम देखे तो ये सैटेलाइट इतने शक्तिशाली थे तो उस व्यक्ति की घड़ी के अंदर से टाइम देखकर बता दे। इसमें थोड़ी सी अतिशयोक्ति हो सकती है, हो सकता है वो घड़ी की टाइम ना बता सके, लेकिन उनकी मूवमेंट इतनी थी, धरती के ऊपर कोई व्यक्ति मूवमेंट करे,
कोई सामान का मूवमेंट हो, कोई परमाणु बम की साइट के ऊपर कुछ व्हीकल का मूवमेंट हो, तो वो सारी वो जज करने का काम करते थे। तो 4 सैटेलाइट लगे हुए थे। CIA के एजेंट भारत के चप्पे चप्पे पर लगे हुए थे कि भारत दोबारा से कोई परमाणु बम का परीक्षण ना करे। तो 1995 में नरसिम्हा राव जी परमाणु बम का परीक्षण करने वाले थे। उस समय परमाणु बम का परीक्षण करने की जब वो तैयारी कर रहे थे, तो तैयारी करते करते हुआ ये कि इस परमाणु बम के बारे में जानकारी लग गई 1994-95 में। जब CIA को जानकारी लगी तो अमेरिका ने नरसिम्हा राव की सरकार के ऊपर दबाव बनाया, तो यह परमाणु बम का परीक्षण हो नहीं पाया। उसके बाद हम आते हैं आगे 1998 में वाजपेयी जी की सरकार बनती है, और वाजपेयी जी की सरकार में वाजपेयी जी ने शपथ ग्रहण नहीं किया है। शपथ ग्रहण करने से पहले ही वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को बुलाते हैं। अब ये जो पीढ़ी है स्वदेशी वैज्ञानिकों की, ये आगे ट्रांसफर हो रही है। डॉक्टर CV रमन के बाद डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के बाद डॉक्टर सेठना, डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अब मिसाइल प्रोग्राम को लीड कर रहे हैं। न्यूक्लियर प्रोग्राम के एक अहम हिस्से बने हुए हैं। डॉक्टर रमन्ना, डॉक्टर राजा रमन्ना, डॉक्टर चिदम्बरम, ये न्यूक्लियर प्रोग्राम से अभी जुड़े हुए हैं 1998 के न्यूक्लियर प्रोग्राम से। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हमारे प्रधानमंत्री, उस समय के प्रधानमंत्री, जो बनने वाले प्रधानमंत्री हैं, वो डॉक्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी बुलाते हैं। वो उनको कहते हैं कि आप मंत्री बन जाओ, तो वो कहते हैं मैं मंत्री नहीं बनता, लेकिन हमें भारत को स्वदेशी के रास्ते पर चलाकर मिसाइल के रास्ते पर, परमाणु बम के रास्ते पर स्वावलंबी बनाना है, तो हम परमाणु बम का टेस्ट कर सकते हैं। तो शपथ ग्रहण से पहले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और अटल बिहारी जी के बीच में बातचीत हो जाती है। तो 11 मई को शक्ति के नाम से पोखरण की परमाणु रेंज में अटल बिहारी वाजपेयी जी के आह्वान पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और डॉक्टर चिदम्बरम, इन दोनों ने 11 मई 1998 को भारत में परमाणु बम का न्यूक्लियर टेस्ट किया। और केवल न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया, हाइड्रोजन बम का भी टेस्ट किया। तो भारत ने दोबारा से परमाणु बम का टेस्ट किया और भारत शक्ति संपन्न भारत बना। भारत के अंदर एक नया रास्ता खुला कि स्वदेशी के रास्ते पर कैसे हम अपनी खुद की टेक्नोलॉजी को डेवलप कर सकते हैं, और भारत कैसे विश्व गुरु भारत बन सकता है, शक्तिशाली भारत बन सकता है। देश के ऊपर अलग अलग तरह के प्रतिबंध लगाए गए, लेकिन देश उससे झुका नहीं, देश उससे रुका नहीं। राष्ट्र गौरव की इस कड़ी में हमने बात की आज डॉक्टर भाभा के बारे में, हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में। कल इसी विषय के बारे में आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे कैसे 5 देश दादागिरी करते हुए जबरदस्ती भारत को परमाणु शक्ति संपन्न बनते हुए रोकना चाहते थे। न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप से कैसे आज तक भारत को नहीं जोड़ा है, मिसाइल ग्रुप से कैसे भारत को बाहर रखा, और भारत कैसे मिसाइल्स के रास्ते पर चलकर शक्ति संपन्न भारत बना, इसकी बातचीत हम कल करेंगे। कल फिर मिलते हैं शाम को 7:30 बजे वैदिक चैनल पर राष्ट्र गौरव के इसी कार्यक्रम में दोबारा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।